NGOs, non-governmental organizations in protection of human rights. Actually, if you see Unit 1 talks about human rights चार और इनका ड्रॉ हाँ सर ड्रॉ अच्छा यहाँ पे हाँ This is our Unit 1, Human Rights and Value in Education. It means in layman term, if you see, here two components are there. One is human rights, another is values. Where in education. So first of all, we need to understand why this one and this one. अगर हम कहें हमारा जो यूनिट 1 है, आप लोगों के पास ना हो तो मैं जो है बोल दूंगा अभी। जो फर्स्ट टॉपिक था आपका मीनिंग, डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। आई थिंक ऑलरेडी यू हैव गॉट इन योर लास्ट सेशन। टुडे वी आर assembled here in respect of role of non-governmental organization in protection of human rights। तो माने मानवाधिकार के संरक्षण में गैर सरकारी संगठनों की क्या रोल है, क्या भूमिका है, उसको हम लोग जो है चीजों को डील करेंगे। बट बिफोर दैट इफ वी सी द हेड नोट ऑफ आवर यूनिट 1 दैट टॉक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यूज इन एजुकेशन। इट मींस इफ वी सी, if you segregate this term, here two terms, human rights and values। तो माने अगर मैं हम एजुकेशन में जब ह्यूमन राइट्स और वैल्यूज की बात करते हैं तो माने कैसे इसको फॉर व्हाट एक्सटेंट वी में टॉक, वी में डिस्कस, वी में इंप्लीमेंट, ये सब सारी चीजों को करने के लिए हमें पहले बहुत जरूरी है समझना कि आखिर जो है आपका हेड नोट ये कहा क्या रहा है। आपके पास सिलेबस भले ना हो, हमारे पास है, वहां पे ह्यूमन राइट के कंपोनेंट के बारे में तो बातें की गई हैं, बट नो वेयर इन यूनिट 1 सिंगल टॉपिक हैज नॉट बीन असाइन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यूज। तो हमें यह समझना है पहले कि जो है ह्यूमन राइट इन एजुकेशन, वैल्यू इन एजुकेशन। तो अगर आप ह्यूमन राइट मैं भी कर रहा हूं, यहाँ पे कोई चीज जो है न्यू जो है नहीं बताई जा रही है, एवरीथिंग इज नोन टू यू। We have to only discuss in respect of assigned topic। जब हम ह्यूमन राइट की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स इन एजुकेशन, if we are thinking to educate the people in respect of human rights, first of all we need to know that what the human rights is। अगर आप जो है ह्यूमन राइट के, मानवाधिकार के रोल का, इसके बारे में बात अगर करते हैं हम जो है शिक्षा में, एजुकेशन में, तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा ना कि ह्यूमन राइट है क्या। बिना जाने अगर हम जो है ऐसे कहने स्टार्ट कर दे, इफ वी सी द कंडीशन ऑफ आवर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी आर सेइंग फंडामेंटल राइट्स। बट इफ यू डोंट नो व्हाट फंडामेंटल राइट्स आर व्हाट इज द मैकेनिज्म टू इन्फोर्स दीज फंडामेंटल राइट्स, तो ये जो है हास्यास्पद स्थिति होगी। जो हमारा हेड नोट है इसे समझिए। और अब ये इतर चीज है कि जो है वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट से संबंधित कोई आपके इस यूनिट में टॉपिक असाइन नहीं किया गया है। Nowhere in unit 1 values component is given। Everywhere 4 topics, 4 or 5 topics I think are there। Those are discussing respect of human rights। तो हम जो है ह्यूमन राइट्स को जब जो है स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले we need to know मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि विश्वविद्यालय का सोचना था कि आपको आना है, उसमें पीपीटी में अभी ये फैसिलिटी यहाँ पे इंस्टॉल ही नहीं है। What are human rights is? What are the mechanism to enforce the human rights and
Next one, what type of authorities are there? Authorities, their powers, their functions. जब हम जो है ह्यूमन राइट एजुकेशन की, हम ह्यूमन राइट के बारे में जब हम बात करेंगे तो पहला स्टेप है हम पहले जानें कि आखिर ये ह्यूमन राइट है क्या, ह्यूमन राइट का मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इन व्हाट वे द ह्यूमन राइट्स कैन बी इन्फोर्स्ड, उसके तहत में कौन कौन से अथॉरिटीज हैं जो उनके पावर असाइन है, जो रोल है, जो फंक्शन है, वी नीड टू गेट इट। और अगर ये सब चीजों को हम लोग नहीं जो है, ये हमारा ये बंद हो जा रहा है, इसको कैसे खोलेंगे, इसको आप खोल सकते हैं, खुला रहे हमेशा, आप कर दीजिए। So if we have to see human rights, हमें सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज की बात करनी है कि ह्यूमन राइट्स एजुकेशन तो वही दे सकता है, वही अक्वायर कर सकता है पहले जो इसके बारे में लर्निंग अवेयरनेस हुआ। इफ वी आर थिंकिंग टू डिलीवर व्हाट द ह्यूमन राइट्स इज, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज आई हैव टू नो व्हाट द ह्यूमन राइट्स इज और व्हाट इज द मैकेनिज्म इज देयर। तो एक चीज कही जाती है कि जो खुद जो है ह्यूमन राइट नहीं पढ़ा है, द पर्सन हु हैड नॉट लर्न व्हाट द ह्यूमन राइट्स आर, हाउ कैन ही एजुकेट अदर्स? So the first requirement we have to see what the human rights education is, and then we will go for values. Values क्या है? वैल्यू को अगर आप समझिए, वैल्यू इन लेमैन टर्म दिस इज अटैच्ड विद इकोनॉमी। वैल्यू किसी का होता है, इसका वैल्यू क्या है? इफ आई हैव टू थिंक व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस डस्टर, but this value is not associated with here. This is another issue for the right, for the wrong. We need to understand what the values, social values are there, constitutional values are there, academic values are there. This talks about this. Huh? Yeah, and in respect of human rights education, Universal Declaration of Human Rights in its preamble also says that every individual and every organ of the society shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms. UDHR तो पता है ना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 का है। तो इसके प्रियम्बल में कहा है कि नहीं, सबको जो है when we are thinking to have human rights, first of all we need to deliver what the human rights are. तो अगर हम जो है जब ह्यूमन राइट एजुकेशन की बात करते हैं, and when we see what type of international instruments are there, the first which is known as UDHR in its preamble is saying that the people and the society have to learn these all things. Every individual has right, every individual has human right to know what the human rights are. Or in short, this is known as, this is lifelong mechanism. If we have to see human right, एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में ये कोई चीजें नहीं समझने वाला है। दिस इज लाइफलॉन्ग, आज भी हम सीख रहे हैं, कल भी सीखेंगे, अंत समय तक सीखना है। सो the whole objective of human rights is to have a culture, to develop a culture where the human rights are being respected, they are being safeguarded. हमें एक ऐसा, माने ह्यूमन राइट्स एजुकेशन क्यों हो भाई? क्योंकि हमें एक ऐसा कल्चर, एक जो है संस्कृति, एक संस्कार जो है बने हमारी सोसाइटी में कि लोग एक दूसरे के राइट्स को, मानवाधिकार का सम्मान करें, उनको सम्मान दें, and accordingly everyone must think in respect of safeguarding the human rights of one and others also. At the same time,
what type of things are being said, that human rights are intended to maintain the dignity of the individuals in respect of inclusion and equality. सभी लोग जो है समाज के अंग हैं, जो उनको जो है समता का व्यवहार हो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो. और वी कैन से दैट देयर शुड बी अ सोसाइटी, और द इंटेंशन ऑफ having human right education is to have equality before all, where there is no any discrimination on any basis. अब अगर पीपीटी वाला जो है मैकेनिज्म रहा होता तो और बढ़िया होता, लेकिन चलिए तो जो है सर अगर आप चाहो तो आप WhatsApp पे ग्रुप है तो उस पे फॉरवर्ड कर देना. हाँ हाँ, आप बताइए कैसे भेजना है. सर अपना 8887979590. देखिए, हमारा मानना है ना कि what the intention we have, if in fact we want to translate into reality, the participant also should have such platform where they can access the job, ना बेटा भेजिए. सर मैं आपको ऐड कर दूंगी. नहीं तो आप जो है अपने कोई भेज दीजिए, मैं जो है आपको भेजूंगा, वहां पे आप सेंड कर दीजिए. नहीं हाँ सर, वो नेटवर्क का कुछ इशू है. ठीक है, No issues, we will हम लोग आगे चलते हैं. see हाँ this. सर. So the human rights, the concept of human rights is intended, अगर आपकी इच्छा हो तो नोट कर लें, is intended to contribute social transformation towards rights respecting society. एक ऐसे समाज का के लिए इसका निर्माण होना है कि जहां पे लोगों के अधिकारों का सम्मान मिले. सस्टेनेबल पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना हो जहां पे सारे लोगों को इक्वली दे मे हैव राइट टू एक्सेस व्हाट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड व्हाट टाइप ऑफ legal mechanism is there, they may access. At the same time, the intention is to have social justice. I think these all things you will have discussed in last session. Last session तो इसी पे था ना. So if we see human rights broadly, बेटा आ गया. हाँ, मिल गया ना. भेज दीजिए इन लोगों को भी, एक बार खोल लेंगे तो बढ़िया रहेगा. So first international instrument which talks in respect of human rights education is UN Declaration on Human Rights Education and Training that was adopted by UN General Assembly in 2011.
2011 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने इस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया, where in its article 1 it has been said that everyone has right to know, seek and receive information about all human rights and fundamental freedoms and should have access to human rights education and training. When you talk in respect of human rights education, the first international document what we have that was adopted in the year 2011, 2011 में इवन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट कर रखा है। आपको मिल गया ना बेटा? ठीक है, ठीक है। So this was about human rights education. Next component what we were discussing, that is value education. Value है universal characteristic. This is a universal character. इसका क्या अर्थ हुआ? वैल्यू चाहे आपका इंडिया हो, यूके हो, ऑल ओवर वर्ल्ड वैल्यूज सेम होंगे। जैसे अगर हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि ईमानदारी अच्छा है, तो ये तो हर जगह कहा जाता है। इफ इट हैज बीन सेड दैट इफ यू आर कमिटिंग एनी ऑफेंस अगेंस्ट अ पर्सन, तो वही वैल्यू दूसरे जगह भी है। वैल्यूज हैव universal character. They talk in respect of what the right and wrong. वैल्यू हमको यही सिखाते हैं गलत क्या है सही क्या है। इसको मार दीजिए नहीं काट देगा वो। What is good and bad? What is acceptable and non-acceptable? किसी भी सोसाइटी के लिए वैल्यूज अगर हम कहें तो दीज आर थॉट टू बी अ यूनिवर्सल नेचर। सेम वैल्यू यू विल गेट इन यूके, इन इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो अगर हम अपने यहाँ कहें इंडिया के वैल्यूज का, तो हमारे यहाँ वैल्यूज के रूप में है सेल्फ का कंट्रोल, आत्मनियंत्रण तो कहा जाता है ना। शुरुआत से हम लोग को सिखाया हुआ है कि अपना जो भी लालच न हो, है वी हैव टू कंट्रोल आवर सेल्फ, है ऑनेस्टी हो, भ्रातृत्व की भावना हो। शुरुआत से हम लोगों का जब जन्म हुआ है तो माँ बाप ने, घर वालों ने यही सिखाया है कि अगर बगल के जो बच्चे हैं वो आपके भाई हैं, बहन हैं। यही वैल्यू ये हर जगह है। इन रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यू एजुकेशन ऑलरेडी एनईपी 1986 आल्सो हैड एडवोकेट, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 भी वैल्यू एजुकेशन की एडवोकेसी कर रखा था कि वैल्यू एजुकेशन आज जो है हमारे यहाँ जो डिग्रेडेशन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो पहले अगर आप लोगों को हो याद, पहले कक्षा 6, 7, 8 में वैल्यू एजुकेशन नैतिक शिक्षा का किताब होती थी। आज के समय में नो वन थिंकिंग फॉर दिस, एवरीवन इज गोइंग फॉर ओनली मार्केटिंग। हमें कैसे ज्यादा से ज्यादा धन मिलेगा वो पढ़ना है, वो सोचना है। तो NEP 1986 has mentioned that there should be in course curriculum value education. At the same time, your NEP 2020 आज के समय में भी जो भारत सरकार ने बहुउद्देशीय है ये आपकी योजना NEP 2020 has also mentioned varieties of value to be included in the course curriculum. बहुत सारे वैल्यूज की मैं कुछ जो है आप लोगों के पास है वो देखिएगा, मैं पढ़ दे रहा हूं। जैसे सेवा, अहिंसा, ये तो सारी चीजें हम लोगों को शुरुआत से सिखाया हुआ है। स्वच्छता, सत्य, निष्काम काम, कर्म, शांति, सेक्रीफाइस, टॉलरेंस, डाइवर्सिटी। तो मानी आपके पास जो है फाइल आप देखिए, बहुत सारे वैल्यू एजुकेशन की बात NEP 2020 इज डूइंग। हमें मीन्स द बॉडीज व्हिच आर एसोसिएटेड विद
education, they have been expected from NEP 2020 that they have to include the value in its course curriculum. आप जो है कोर्स करिकुलम में बच्चों को बताइए, पढ़ाइए, सिखाइए कि वैल्यू आखिर क्यों हो। और इसी तरह अगर कहें आप देयर में भी वैरायटीज ऑफ वैल्यू, बहुत सारे किस्म के वैल्यू हो सकते हैं। लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, एस्थेटिक वैल्यूज, प्रोफेशनल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज। There may be varieties of values which have to be taught on the part of education. If we are from the field of law, if we have to see constitutional value क्या है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमको मूल्यों की शिक्षा दी गई है क्या है? सोशलिज्म, व्हाट इज इट? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र हो ना, बहुत सारे माने जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बुलर पार्ट में वी आर टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, वी आर टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, इक्वलिटी, फेथ। तो माने जो जो ये सब चीजें हमारे भारतीय संविधान में दी गई है, दैट हैव टू बी टॉट टू द स्टूडेंट्स। आज के डेट में जैसे अभी हम लोग आगे देखेंगे, एवरीवन इज रनिंग बिहाइंड राइट्स। भारत सरकार आपकी पिछले साल से फंडामेंटल ड्यूटीज को लेके लोगों को अवेयर कर रही है कि आप अपनी जो है कर्तव्य भी जानिए। मेजोरिटी को क्या है, नो दिस इज माय राइट, बट हु विल थिंक फॉर ड्यूटीज? इफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आर देयर, वी नीड टू टीच देम, वी नीड टू अवेयर देम। किसके थ्रू? थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा जो है बढ़िया प्लेटफॉर्म है, इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है कि जहां पे ये सब चीजों को आप हर घर तक पहुंचा सकते हैं। अगर हमने जो है बच्चे को ये बताने में सफल रहा, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को रिस्पेक्ट करना है, सेकुलरिज्म क्या है, कैसे है, तो आज के समय में जितना वैल्यूज का डिग्रेडेशन हुआ है, बहुत सारी चीजों को हम लोग रिकवर कर सकते हैं। इसी तरह जहां पे हम ह्यूमन वैल्यूज की बात करें तो यहां पे सत्यवादिता हो, ऑनेस्टी हो, सैक्रिफाइस हो, सोशल वैल्यूज, आत्मनियंत्रण है। तो जितने हमके जैसे यहां पे अगर जो है क्या है, रिलीजियस वैल्यूज, तो जितने हमारे टाइप्स हैं वैल्यूज के, इट हैज बीन थॉट फ्रॉम दिस यूनिट, वी नीड टू लर्न इट। आपके पास जो है सिलेबस है उसमें देखेंगे वैल्यूज पे कोई अलग से हेड नहीं दिया हुआ है। ओनली द टाइटल ऑफ यूनिट 1 इज ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यू एजुकेशन। सो इन दिस हेड नोट आल्सो वी हैव टू थिंक दैट एनीवेयर इफ एट द फर्स्ट we are going to see what the human rights are there and we are not thinking about it, there will be injustice with the topic or injustice with unit 1। तो हमें ये क्या है वैल्यू एजुकेशन का, भी ये यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने कहा था, उसमें है, आप लोगों को मैंने कोट करके दिया है कि टू एडुकेट ए मैन इन माइंड एंड नॉट इन मोरल्स इज टू एडुकेट मीनेस टू द सोसाइटी। अगर हम जो है मोरलिटी की बात ना करें, अच्छा ऑन वन हैंड पीस आर वैल्यूज, सेकेंड टर्म मोरल या मोरलिटी,
ये दोनों सेम नहीं है ना, बोथ आर नॉट सेम। व्हाट टाइप ऑफ टर्म वी हैव वैल्यूज, मोरल्स और मोरालिटी, ये दोनों सेम नहीं है बेटा। मोरालिटी इज एसोसिएटेड विद कल्चर, वैल्यूज है यूनिवर्सल कल्चर। वैल्यू जो है हर जगह वही होगा, मोरालिटी जो है ये जो है कल्चर टू कल्चर डिफर कर जाएगी। जैसे हम लोग जो यूपी में है, यूपी के जो कल्चर है, वी हैव टू टेक द टर्म मोरालिटी इन द लाइट ऑफ यूपीज कल्चर। बट व्हेन यू गो इन नॉर्थ ईस्ट, बहुत सारी चीजें आपको माने अजब लगेगा कि अरे ये तो गलत है, क्योंकि व्हेन वी सी सच टाइप ऑफ कल्चर्स वी हैव टू एनालाइज फ्रॉम आवर ओन एस्पेक्ट। जैसे नॉर्थ इंडिया के हैं, तो नॉर्थ इंडिया में जो कल्चर है, हम भले हम किसी देश में चले जाएं, कहीं जोन में चले जाएं, तो हमारे जो एनालिटिकल कैपेबिलिटी है, आई हैव टू एनालाइज दोज ऑल थिंग्स, व्हाट विल बी ऑब्जर्व बाय मी, दैट विल बी इन द लाइट ऑफ माय बैकग्राउंड। आप लोगों ने सुना है ना जूरी मैट्रिक्स का फार्मूला, पढ़ा होगा ना, जूरी मैट्रिक्स। जूरी मैट्रिक्स ये जो है आपके रियलिस्टिक स्कूल से जो है एसोसिएटेड है। दैट फार्मूला से दैट यू गिव मी द बैकग्राउंड ऑफ जज एंड आई विल टेल यू व्हाट द डिसीजन विल बी देयर। तो अगर हम कहीं पे भी जाते हैं, अगर हम यूपी के हैं, तो वहां की चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद जो हम एनालाइज करते हैं, दैट विल बी एनालाइज इन द लाइट ऑफ माय बैकग्राउंड। मैं कहां से हूं, यहां से हूं, तो उसी के तरफ तो जो मोरालिटी होगी दैट विल बी कल्चर बेस्ड। कुछ चीजें हो सकता है कि यहां पे जब हम लोग हैं यूपी में, तो ये समझ में आता है कि नहीं ये सही है। जब आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, बहुत सारी चीजें आपको लगेगा कि ये तो बहुत खराब है भाई। तो जो मोरालिटी टर्म होगी दैट इज एसोसिएटेड विद कल्चर। वैल्यू यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे चाहे वैल्यू कहीं का हो, अगर सत्य बोलना सही है तो वो हर जगह सही है। लेकिन जो हमारे कल्चर हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ बहन का भाई का शादी होता है तो हमारा अलग कल्चर है। असम में आप चले जाइए, नागालैंड में चले जाइए, वहां का अलग कल्चर है। आप व्हेन यू विल अप्रोच देयर यू मे बी फ्रस्ट्रेटेड कि ये क्या हो रहा है भाई, ऐसा माने हम लोगों को फीलिंग हो सकता है, लेकिन ये उनका कल्चर है। हमारे एस्पेक्ट से इमोरल हो सकता है, बट दिस इज देयर कल्चर। तो जो ये वैल्यू और मोरालिटी की है बात, ये सेम नहीं है ना। सो यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। Human rights. Actually, what the term now we are using, that is the contribution of Second World War. Yes. Second World War से पहले ह्यूमन राइट्स जो है इसेंस तो हर जगह है इसके, चाहे वो ग्लोबल लेवल की आप बात करिए, इंडिया में बात करिए, द इसेंस ऑफ दिस टर्म वाज एवरीवेयर फ्रॉम द बिगिनिंग, बट दिस टर्म हैज बीन यूज्ड आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, या जब ये सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय ये कहा गया कि नहीं बहुत जो है। और देखिए यूनिक चीज ये कि जिसने नागासाकी पे, हिरोशिमा पे परमाणु को गिराया, वही लोग जो है ह्यूमन राइट की बात कर रहे थे। यूनिक थिंग देखिए, मैंने जो है समाज में हम लोगों के यहाँ जैसे तुलसीदास जी ने कहा है ना, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो है सामर्थ्यवान है उसको नो वन कैन से दैट यू हैव कमिटेड रॉन्ग। हमारे यहाँ ही नहीं, पूरे माने ग्लोब पे यही रूल है, जो सामर्थ्यवान है उसको कोई नहीं कहता है।
जिन्होंने नागासाकी हिरोशिमा पे उत्पात किया, परमाणु बम गिराया, कितने लोग मारे गए। आज तक उसकी जो है विभीषिका वो लोग झेलते हैं, बट दे केम ऑन फ्रंट टू एडवोकेट ह्यूमन राइट्स। जिसने किसी का जान मारा हो, कितने लोग मारे गए, और हम कहते नहीं नहीं भाई ये तो गलत हुआ। तो किसने किया? आप ही ने तो किया ना। आज के समय में आप देखिए, इंडिया में, इंडिया का इंटरनल मामला था रिमूवल ऑफ 370। हमारा ये टोटल इंटरनल मामला था कि हम किसी स्टेट को स्पेशल दर्जा दे नहीं दें। वर्ल्ड कम्युनिटी से क्या मतलब है भाई? आज हमको समझ में आता है कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने में ठीक है, दिया है। कल हमको समझ में आ रहा है घटा देंगे, तो हटा दिया। नागालैंड को हमने स्पेशल दर्जा दिया है, सिक्किम को दिया है। वर्ल्ड कम्युनिटी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हमने 370 को रिपील किया, ऐसे लगा कि मैंने पूरे धरती पे भूचाल आ गया। पूरा हमारे विश्व समुदाय का रहने नहीं, वहां पे तो जो है ह्यूमन राइट का वायलेशन है, ह्यूमन राइट का वायलेशन है। यही नहीं, हमारे यहां दूसरे देशों से रिप्रेजेंटेटिव आए देखने कि जम्मू कश्मीर में कितना ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है। लेकिन उन सारे लोगों के मुंह पे ताला लग गया जब अफगानिस्तान में एक वेल इस्टेब्लिश्ड माने गवर्नमेंट को उठाकर फेंक दिया गया। इवन योर यूनाइटेड नेशंस टोटली साइलेंट। एक वेल इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट को आतंकवादियों ने उठाकर फेंक दिया। कितना अत्याचार हुआ। यूनाइटेड नेशंस का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। एक ही स्टेटमेंट था, महिलाओं और बच्चों के साथ ज्यादती ना हो। बड़ी चीज, जब हमने अपने इंटरनल मामले में आपको तो लाके सारा दिखाया, दूसरे लोगों को हमने दिखाया। जम्मू कश्मीर में किसी के ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं है, आइए आप देख लीजिए। लेकिन अब अफगानिस्तान में कैसे बंद हो गए लोग? वर्ल्ड कम्युनिटी कहां चली गई? कहां चला गया आपका यूनाइटेड नेशंस? किसी के पास न फुर्सत है और न तो कोई बात करना चाहता है। लेकिन वही जो चीजें जो है तुलसीदास जी ने कहा है ना, जो सामर्थ्यवान है वही अगर अमेरिका करता है उसको कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया करता है तो सबको दिक्कत हो जाती है। जो माने यू सी दैट इज नोन लाइक डुअल टंग ना, आदमी का दो तरह का बात करने का ढंग है। अगर वही आप करेंगे तो नहीं, गलत है। हाँ, हम करेंगे तो नहीं, सही है। दिस इज बियॉन्ड कॉमन सेंस। हाउ इज इट पॉसिबल दैट व्हेन यू हैव बॉम्बार्डेड नागासाकी एंड हिरोशिमा, और आप ही और आपका ग्रुप क्या कर रहा है? नहीं भाई ये तो ह्यूमन राइट का बहुत वायलेशन हुआ है। तो किसने किया यार? आप ही ने तो कर रखा है ना। सो इफ यू सी द टर्म ह्यूमन राइट्स has been contributed to the dictionary, to the world community after Second World War, where it has been thought that every individual must have minimum rights which are necessary to live a dignified life. यही तो हुआ है ना। It has been said और इसके साथ इतने सारे एडजेक्टिव जोड़े गए हैं, इन्हें इनअलाइनेबल है, ये माने हस्तांतरण ये है, ये सबको है, दिस इज इनहेरेंट इन ह्यूमन डिग्निटी। बहुत सारे जो है एडजेक्टिव है यहाँ पे कि नहीं बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, जरूरी है, होना चाहिए। सो डज इट मीन दैट ह्यूमन राइट्स बिफोर दिस वाज टोटली अननोन टू अस? नो। इसके इसेंशियल हर समाज में अनंत काल से है। अगर हम जब बात करते हैं ग्लोबल लेवल पे, यू विल हैव इन योर माइंड नेचुरलाइज टू। जो स्टूडेंट्स में ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है कि नेचुरलाइज तो यही कहते हैं ना, क्या सही है क्या गलत है। जो गलत है उसको छोड़ देना है, जो सही है उसको आगे बढ़ाना है। व्हाई देयर शुड बी लॉ? क्योंकि मेजॉरिटी के हितों का संरक्षण हो सके ना। Like this, if you see
Magna Carta, like that. English Bill of Rights, US Bill of Rights, like that. There was French डिक्लेरेशन। तो ये जो है, अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो ह्यूमन राइट्स टर्म भले ही न्यू है, लेकिन जो इसके कंपोनेंट हैं ये अनादिकाल से रहे हैं। When we talk in respect of our India, we are follower of वसुधैव कुटुंबकम। हम लोगों का ये वैल्यूज रहा कि हम पूरी धरती को एक घर मानते हैं, एक फैमिली मानते हैं। और अगर हम मानते हैं फैमिली तो किसी के साथ अन्याय तो होता नहीं। अगर जो है आप जो अपने घर में है तो आप अपने घर के सदस्यों के साथ तो कोई गलत काम करेंगे नहीं, कोई अत्याचार नहीं करेंगे, हैं? We are follower of duty. Our ancient time was totally duty oriented. आपने सुना होगा ना, कर्मण्य वाजिकास्ते मा फलेषु कदाचन। What type of duties are imposed on us? We have to discharge it properly without having any benefit. There was concept of dharma. Dharma means duty. Dharma does not, ये हमेशा हम लोगों को अब जो है मैंने कहा जाए, जब से हम लोगों ने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया, we have been taught what? Religion means धर्म। गलत, गलत, पूरी तरह से गलत है। रिलीजन माने धर्म नहीं होता है, पंथ होता है। रिलीजन माने पंथ होता है, धर्म मीन्स ड्यूटी। हमारा सोसाइटी जो था ये केवल धर्म ओरिएंटेड मीन्स ड्यूटी ओरिएंटेड। इफ आई एम योर टीचर, इट इज माई धर्म टू टीच यू। वी नेवर थॉट फॉर राइट्स। अगर हम अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज कर देते हैं तो आपके या किसी दूसरे के अधिकारों का अपने आप भली भांति कंप्लीटनेस हो पूरी तरह से। सपोज आई हैव राइट अगेंस्ट यू, इट मीन्स अगर आप हो यार, हार्टफेल्ड ने कहा था ना राइट्स का जो आपका कोरिलेटिव, वो क्या क्या कहा? राइट का क्या है? इफ आई हैव राइट, समवन इज देयर हु इज अंडर ड्यूटी। आपने हार्टफेल्ड तो पढ़ा होगा ना भाई? यस सर। हार्टफेल्ड ने क्या कहा कि Jural postulates. If I have right, there is someone who is under duty, or if I have duty, it means someone is there who has right. तो हमें ये जो है चीज माने जो हमारा अनादिकाल से जो हमारे मूल्य थे, भारत में जो चीजें हम लोगों को हमेशा से बताएंगी धर्म माने क्या। जैसे आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा ना, कहीं वो राइमन ने का कहीं कविता था कि जैसे पेड़ है, पेड़ का धर्म क्या है? छाया देना, फल देना। नदी है, उसका धर्म क्या है? बहना। धर्म डज नॉट मीन माइंडेड रिलीजन। रिलीजन का अर्थ होता है पंथ। धर्म इट मीन्स ड्यूटी। हम लोगों को हमेशा यही सिखाया गया कि हमारा धर्म क्या है, जो आपको काम असाइन है उसको कर डालिए। ऑलरेडी यू विल हैव इन योर माइंड द कांसेप्ट ऑफ ड्यूटी, सोशल सॉलिडारिटी। पढ़ा है ना आपने? सोशल सॉलिडारिटी का बेसिस क्या कहता है? ड्यूटी कहता है कि ओनली वी हैव टू थिंक फॉर ड्यूटी। यस सर। अगर हमने अपना ड्यूटी कर लिया तो अधिकार जिनके होंगे वो अपने आप परिपूर्ण हो गए, काम खत्म। तो हमारा जो सोसाइटी था, और व्हाट द टर्म राइट वी आर डिस्कसिंग हियर, दिस इज वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। करना वरना कुछ नहीं है, क्या चाहिए? सारा चीज हमें मिल जाए, हम पढ़े ना टॉप कर जाए, दिस इज राइट। आपके यहाँ 6 लोगों का एडमिशन है, केवल 3 लोग हैं, 3 लोग भी तो पीएचडी करेंगे ना? कहाँ गए? एवरीथिंग आई हैव टू गेट, दिस इज माई राइट, बट आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग। इट मींस व्हाट टाइप ऑफ ड्यूटीज आर इम्पोज्ड, वी आर नॉट थिंकिंग फॉर दैट। तो ये माने जो हमारे
जो भारत के सांस्कृतिक मूल्य थे वो यही था कि जो आपके कर्तव्य हैं, जो ड्यूटीज हैं, आप उसको करिए, इसके बाद तो वो तो अपने आप मिल जाएंगे। आपका ड्यूटी क्या है? पढ़ना। मेरा ड्यूटी क्या है? पढ़ाना। अगर आपने अपना ड्यूटी कर दिया, मैंने ड्यूटी कर दिया, दोनों का अधिकार परिपूर्ण हो गए, नहीं हुआ? तो with her, we means the Indian culture wise, we have to think for duty, what type of duties are imposed on us, we have to discharge it, और जब हमने डिस्चार्ज कर दिया तो किसी का राइट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, भली भांति वो परिपूर्ण हो गया। अगर आज की डेट में, क्योंकि ये सब सारी चीजें आपने लास्ट सेशन में पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है, ह्यूमन राइट्स का मीनिंग, डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑलरेडी you will have discussion. But one thing, आपने ह्यूमन राइट का पिछले क्लास में पढ़ा है ना? मैं उस पर बहुत नहीं जा रहा हूँ ना, थोड़ा सा और बताएंगे कि कितने जनरेशन हैं, लेकिन टुडे व्हाट वी आर टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट ह्यूमन राइट्स फॉर अर्थ, हमारे लिए जब आप जो है इंडिया में हैं, बहुत भाषावादी से कुछ नहीं होने वाला है। और आज तो ये जब इतना मिसयूज हुआ है, माने जिसको देखिए वो कहता है कि मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूं, विदाउट नोइंग व्हाट द ह्यूमन राइट्स इज। व्हाट सेक्शन 21D आज के समय में हमारे लिए लॉ क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 is defining the term human rights in its section 21D। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि human rights are those rights which are related with life, liberty, equality, life, liberty, equality and dignity। 21D आप माइंड करिए थोड़ा सा। मैं भी कह रहा हूँ, कोई नई चीज मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सब सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा है ना, आप लोग जो है पढ़े हैं इन सब चीजों को। तो अगर 21D को आप पढ़िए, बहुत भाषणबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। हमें जो है खूब बताएं कि UDHR में ये है, तो ये है इंटरनेशनल, दैट इज नॉट मोर यूजफुल फॉर अस। यूजफुलनेस विल बी देयर व्हाट आवर लाइक सेइंग। Our life saying that human rights means those rights which are related with life, liberty, equality and dignity of individuals which are guaranteed, mind it, which are guaranteed in Indian Constitution or in international covenant बट माइंडेड। मैं फिर मैंने बहुत जरूरी है इसको समझना। देखिए, भाषणबाजी करने से एकेडमिक एक्टिविटी नहीं होती है। अगर हमें ह्यूमन राइट समझना है तो हमें पहले अपना लॉज है उसको समझना पड़ेगा, प्लस इनफोर्सेबल बाय इंडियन रूल्स। ये आपका डेफिनेशन है। ह्यूमन राइट्स क्या है? वे सारे अधिकार जो लोगों के लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी और डिग्निटी से संबंधित हैं, जो भारतीय संविधान में गारंटीकृत है, या जो अंतरराष्ट्रीय संविदा, प्रसंविदा, ट्रीटी, कोवेनेंट, कन्वेंशन में दिए तो गए हैं, एट द सेम टाइम दोज शुड बी इन्फोर्सेबल बाय courts in India also. How can it be enforced? When that has been ratified by Indian government. नहीं, बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन, ट्रीटी हैं। अगर भारत उसका पार्टी नहीं है, और अगर पार्टी होने के भी बाद अगर उसको रेटिफाई नहीं किया है, 2009 ह्यूमन राइट्स फॉर अस।
बहुत सारे आप जो है इसको मैंने समझने का कोशिश करिएगा। ह्यूमन राइट्स लोग जो है इतना इसका एक्सपेंशन कर डाले हैं। आज का समय क्या है, एक चोर होता है वो भी कहता है मैंने चोरी करने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, जब पुलिस पकड़ेगी तो क्या कहेगा, दिस इज वायलेशन ऑफ माय ह्यूमन राइट्स। अब गजब की स्थिति है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी टॉक इन रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट, आवर कंडक्ट शुड बी ह्यूमन। हमारा भी तो आचरण जो है मानव का होना चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं जो है मैंने अपराधिक करता चलूं और जब मैं पकड़ाऊं, जैसे क्या होता है इंडिया में, दिल्ली में या कहीं पे भी जो ऑफेंसेज होते हैं, किसी को आपने मार दिया, जब आपको हैंग करने की बात आती है, कैंडल मार्च करने वाले आ जाते हैं सड़क पे, क्या कहेंगे, नहीं नहीं ये तो जो है हैंग करना या किसी को फांसी की सजा देना क्या है, ह्यूमन राइट का वायलेशन। उसने जिसको मारा उसका ह्यूमन राइट नहीं था, जिसको जो है कॉन्विक्ट ने मारा उसका ह्यूमन राइट नहीं था, इसका ह्यूमन राइट है। अफजल गुरु को याद होगा ना, अफजल गुरु को जब जो है हैंग करने की बात आई, कांग्रेस सरकार जब चुपके से जाके हैंग कर डाली, इसके बाद दिल्ली में और कैंडल मार्च स्टार्ट हो गया। आप किसी को मारते हैं, किसी का जान ले लेते हैं, वो आपका जो है ह्यूमन राइट है, आप मारते रहिए सबको। जब आपको दंड भुगतने के लिए पकड़ा जाता है तो देयर इज वायलेशन ऑफ योर ह्यूमन राइट। ये कैसा ह्यूमन राइट है भाई? हाउ इज पॉसिबल दैट मैंने आज के समय में जो मेरा फायदा का है ना, वो सारा मेरा ह्यूमन राइट है, और जहां पे मुझे नुकसान का संभावना है दैट इज वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ऐसे थोड़ी होगा। आज के समय में लोगों का ये कॉन्सेप्ट है, मैं तो बहुत लोगों से मिला हूं, कई जोन में रहा हूं, जहां उनको कहीं क्षति कारित होने की संभावना हो, अरे मेरा ह्यूमन राइट का वायलेशन हो गया भाई ये तो, और जितना मुझे गलत करना है सब मेरा ह्यूमन राइट है। मैं चोरी करके आपका खाना खा लूं, दिस इज माय ह्यूमन राइट। हाँ, जब पकड़ा लूं तो नहीं ये तो मेरा ह्यूमन राइट का वायलेशन हो गया। गलत स्थिति है, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलने वाला है। समझना पड़ेगा व्हाट द ह्यूमन राइट्स। भारतीय संविधान में जितने अधिकार आपको लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी से संबंधित दिए गए हैं, वे सारे ह्यूमन राइट हैं। तो अब आप बताइए, जो भारतीय संविधान में राइट दिए गए हैं किसके अगेंस्ट है? स्टेट के अगेंस्ट है, ठीक है, वो स्टेट के अगेंस्ट है। तो ह्यूमन राइट किसके अगेंस्ट है? स्टेट के अगेंस्ट है। मैं तो कहीं कहीं सुनता हूं कि सर ये मेरा पेन चुरा लिया है, दे दो यार, तो नहीं सर मेरा जो है ह्यूमन राइट का वायलेशन है। गलत स्थिति है भाई। ऐसा ऐसा ये कैसा ह्यूमन राइट है कि चोर को भी उपलब्ध है? अरे भाई आपका कंडक्ट तो ठीक हो। ह्यूमन राइट्स क्या है? जो भारतीय संविधान में लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी और डिग्निटी से संबंधित अधिकार गारंटी किए गए हैं, या फिर अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी, कन्वेंशन, कोवेनेंट जो भी है वहां पे दिए तो गए हैं, लेकिन वो भारतीय न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो ह्यूमन राइट हमारे लिए नहीं है, भारत में नहीं है, कहीं दूसरे देश में होगा। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि नहीं डेथ पेनाल्टी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, भारत में तो है, अरेस्ट करते रहेगा है, लेकिन है तो भारत के लीगल सिस्टम में पनिशमेंट का एक फॉर्म डेथ पेनाल्टी है ना। दूसरे देशों में जहां पे उसको खत्म कर दिया गया है, दे में से नहीं ये तो जो है ह्यूमन राइट का वायलेशन है डेथ पेनाल्टी। तो हमें अपने लॉ को देखना है, हमारा लॉ क्या कह रहा है? हमारा लॉ कह रहा है जो भारतीय संविधान में इनसे संबंधित दिए गए हों या अंतरराष्ट्रीय संविधानों में गारंटी जो दिए गए हैं या प्रावधान किए गए हैं, लेकिन भारतीय न्यायालय द्वारा वो प्रवर्तनीय अगर नहीं है तो फिर हमारे लिए वो ह्यूमन राइट बहुत काम नहीं आएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। देखिए मैं भी कह रहा हूं
कि वन साइडेड ड्राइविंग इज नॉट इफेक्टिव ना, कहीं कहीं पे भी अगर, और हम लोग यहाँ पे भी वी आर नॉट असेंबल्ड हियर टू टीच, हम और आप यहाँ पे किस लिए हैं, डिस्कस ना। तो अगर कहीं चीजें ना समझ में आए, आप बेहिचक बेशक यू आस्क मी। लॉ में हम लोगों को, चाहे हम खुद कहते भी हैं बच्चों को, नथिंग इज फाइनल इन लॉ। मैथमेटिक्स में, साइंस में फाइनल है। आप किसी से पूछिए ना 2 + 2 इक्वल, आप बताइए, आप बताइए, आप सभी लोग कहेंगे। एक अंग्रेज से भी पूछिएगा 2 + 2 बराबर क्या होगा भाई, कहेगा 4। अमेरिकन से पूछिए 4। आप किसी से कहिए कि हाइड्रोजन का 2 अणु और एक जो है ऑक्सीजन का H2 हो जाएगा। साइंस है ये, लॉ में ऐसा कुछ नहीं है। इट विल डिपेंड हाउ यू आर इंटरप्रेटिंग सेम लॉ। आप जो है ध्यान दीजिए, सेम लॉ को वादी भी कहता है, प्रतिवादी भी कहता है, और दोनों कहते हैं कि सब हमारे पक्ष में है। नहीं, दिस इज यूनिक सब्जेक्ट एंड वी, माने जो है हम जो है अपने को नहीं, मैं लॉ फील्ड को कह रहा हूं, यूनिक है और ग्रेट है। ऐसा आप कहीं नहीं पाएंगे। दूसरे सब्जेक्ट में आप जाइए, आप कह दीजिए कि यहां पे हम 7 कर देंगे, H2 नहीं बनेगा, फिर कुछ और बनेगा उसके साथ। या कहीं माने जहां भी आपने रिएक्शन कर दिया, अगर 2 + 2 4 है, अगर आपने यहां पे कर दिया 3, तो 4 नहीं बनेगा, फिर कुछ और बनेगा। लाभ ऐसा नहीं। सेम केस, सेम लॉ is being applied, being seen by trial court. The same case when reaches to the high court, maybe what it could change. The interpretation changes. Same case if it is going to reach in Supreme Court, maybe change. कैसे संभव है भाई ये? आप जो है अगर साइंस में या मैथ में आपके पास 2 + 2 = 4, तो कोई जो है हाई कोर्ट या माने कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो कहे नहीं कि अच्छा नहीं होगा, ये तो 20 होगा। ऐसा है क्या? नहीं, लॉ में है। Yes. लॉ में मेजर पार्ट हाउ वी आर इंटरप्रेटिंग द लॉ, और यही स्किल हमें सीखना है या सिखाना है। हम लोग जब जो है एलबी के स्टूडेंट होते हैं, तो हम लोग को टीचर तो यही बताते हैं ना, हाउ वी हैव टू इंटरप्रेट। बहुत लोगों को, मैं तो कानपुर में इधर न्यू हूं, तो देखा हूं मैं, बहुत लोग तो ऐसे भी आप पा जाएंगे जिनको लॉ पढ़ने नहीं आता है, बता रहा हूं ईमानदारी से। तो हमें ये जो है स्किल, वी नीड टू हैव सच स्किल कि हमें माने इंटरप्रेट कैसे करना है। और यहां में फाइनलिटी कुछ नहीं है। अगर फाइनल होता तो क्या ट्रायल कोर्ट वाले जज को नहीं समझ में आया लॉ? आप ये सोचिए, अगर फाइनल होता, ट्रायल कोर्ट ने क्या कर दिया, मान लीजिए फांसी की सजा कर दिया। फांसी मैंने अगर वो अपील नहीं कर रखा होता तो उसका तो जिंदगी खत्म था। मान लीजिए ही एक्सरसाइज अपील जुरिस्डिक्शन एंड फाइल्ड एन अपील इन हाई कोर्ट, वहां पे वो छूट गया। तो क्या ट्रायल कोर्ट वाले जज को फांसी दे देंगे आप? क्या बताइए? नहीं ना, क्यों भाई? उसके तो गलती से किसी को फांसी हो सकती थी। आप जो सोचिए, ट्रायल कोर्ट ने एक जो है व्यक्ति को कन्विक्टिंग अवार्ड कर दिया, क्या कैपिटल पनिशमेंट। अगर अपील नहीं करा होता वो तो क्या होता है, उसको तो फांसी हो जाती है। मान लीजिए अपील कर दिया वो, हाई कोर्ट ने भी उसको कन्विक्शन को जारी रखा, जो सजा था उसको कहा कि नहीं सही है। अगेन ही अपील्ड इन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उसको छोड़ दिया। तो हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के जिन जजेज ने उसको फांसी दे रखा था, उसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लॉ है ना। दिस इज नॉट साइंस, दिस इज नॉट इन अदर सब्जेक्ट।
दूसरे सब्जेक्ट में अगर आपने 2 धन 2 बराबर 4 नहीं किया तो कर देगा फेल, चाहे वो कुछ भी हुआ। आप जो है माने किसी भी पद को धारित कर रहे हो 2 + 2 = 4। हमारे यहाँ लॉ में यूनिक, दिस इज यूनिकनेस। हमारे यहाँ एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन इंटरप्रिटेशन, हाउ वी आर इन। और इसीलिए हमारे यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है बेटा आपको इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। Pressure of the start. हाँ, हमें कैसे इंटरप्रेट करना है चीजों को। और माने अगर आज के समय में हो सकता है मैं स्टेट की ओर से हूँ, आई विल अटेंड, मेरा क्या जो है कोशिश होगा, मैं अगर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं सोचूंगा कि उसको सजा हो जाए। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हमेशा स्टेट की ओर से केस मिलेगा हमको। मान लीजिए एक्यूज की ओर से हूँ, हमारा क्या कोई कोशिश होगा उसको बचाने का। दूसरे सब्जेक्ट में आप नहीं पाएंगे ऐसा, केवल लॉ में है। तो वी कैन से द ह्यूमन राइट्स इज ए कॉन्सेप्ट व्हिच मे बी टर्म्ड ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। बोलिए सही है ना? हम खूब बताएं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने ये नहीं कर रखा है, ये नहीं कर रखा है, वो नहीं कर रखा है, that may be useful for our academic discussion, but when we are going to enforce it, when we are talking in respect of enforcing the human rights at that juncture, that will not be more helpful for us. Only when we talk in respect of human rights, only 2 1 day will help us. हमारे यहाँ जो डी में परिभाषा दी गई है ह्यूमन राइट्स क्या है, तो ये है, इसके बिना हमारे पास कोई ह्यूमन राइट नहीं है। हो सकता है किसी इंटरनेशनल कोवेनेंट का इंडिया पार्टी हो रेटिफाई नहीं करता तो वो नहीं। हाँ? तो ये कहना कि जो कुछ लोगों का ये कहना है ना कि ह्यूमन राइट्स आर ऑफ यूनिवर्सल नेचर, ठीक है, माने भाषण के लिए सही है, बट when we talk in respect of its enforcement, implementation, that will not help a lot. हमें हेल्प कहां से मिलेगा? जो हमारा इंस्टीट्यूट है, जो हमारा लॉ है, और लॉ बहुत साफ है, इसमें कहीं भ्रम की स्थिति नहीं है, एकदम साफ है। आज के समय में तो जो व्यक्ति बम फोड़ता है भारत में, जब उसको कन्विक्शन होता है तो वो भी कहता है मेरा ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है। आपने बम फोड़ के कितने लोगों का जान मार दिया, वहां पे ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं हुआ, और जब आपको जो है सजा होने जा रहा है कैंडल मार्च वाले आ जाते हैं, नहीं ये तो जो है अत्याचार है। ऐसे तो काम नहीं चाहिए। ह्यूमन राइट क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। सब कुछ माने इट डज नॉट मीन व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर मी दैट इज माय ह्यूमन राइट, नो। ये नहीं कह सकते जिस सेंस में आज लोग ले रहे हैं इस शब्द को, मेरे लिए जो फायदेमंद हो सारा मेरा मानवाधिकार है, ऐसा नहीं है। मानवाधिकार क्या है? तो भारतीय संविधान में ये 4 कंपोनेंट में राइट्स आपके गारंटेड हैं, या इंटरनेशनल कोवेनेंट कन्वेंशन ट्रीटी में जो दिए गए हैं, दोज आर एनफोर्स्ड बाय कोर्ट्स इन इंडिया, दोज आर ओनली ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है कि ये तो बहुत आपने लिमिटेड सेंस में कर दिया। I had met with one vice chancellor, B.L. Sharma. He was then vice chancellor of Sarguja University. At that time, I was research scholar. He asked me this: what do you mean? ह्यूमन राइट्स माने क्या है? तो जैसे सभी लोग बताते हैं उस तरह जो है हम भी बताएं कि दिस इज ऑफ यूनिवर्सल नेचर, दिस इज इन अलाइनेबल। वही कह रही यार कहाँ के हुआ? तो इंडिया के। कि तो इंडिया के बारे में बात करो ना, आपको समझना पड़ेगा कि वो कहा क्या रहा है। आप मान लीजिए आज के डेट में कहें कि नहीं, डेथ पेनाल्टी इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट, इसके कहने से क्या होगा? क्या भारत में डेथ पेनाल्टी नहीं होगा? होगा।
अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको पनिशमेंट दे रखा है तो होगा होगा, इसमें कहीं संदेह दूर दूर तक नहीं है। सो इफ वी टेक सम फीचर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वी मे टर्म इट दिस मीन्स ह्यूमन राइट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रीजन, कास्ट, मैंने कुछ भी किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं होगा। अगर हम जो है 2D की ही बात करते हैं, जितने ये अधिकार दिए गए हैं, ये नहीं कहा जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को नहीं मिलेगा, सबको है। इस धर्म के लोग को नहीं, सबको है। इस जाति के नहीं, सबको है। विदाउट एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दीज आर राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल। सो फर्स्ट वी saw that this is available, जैसे सभी लोग कहते हैं उसी तरह जो है हम लोग भी कह रहे हैं कि only being the member of Homo sapiens, हम लोगों के पास ये मानव जाति का एक सदस्य होने के कारण ये सबको जो है बिना भेदभाव के उपलब्ध है। और दिस इज बेस्ड ऑन इनहेरेंट डिग्निटी, ये सभी व्यक्तियों में ये जो है सभी का गरिमा है, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। कल ऐसा हो सकता है कि आज हम निचले कंडीशन में है, इट डज नॉट मीन आई हैव नॉट डिग्निटी। एवरी इंडिविजुअल है इनहेरेंट डिग्निटी एंड दीज आर इनहेरेंट, दीज आर इक्वली अवेलेबल टू ऑल एंड दीज आर नॉन ट्रांसफरेबल ना। तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखा। अब इसके थोड़ा सा जनरेशन पे देख लीजिए। आप लोगों के मैं पीपीटी भेजा उसमें है, फिर भी आई थिंक देयर इज नो सच टाइप ऑफ डिवीजन अंडर इंडिया। Mind it, we are discussing or we are going to see broadly what the human rights are. So human rights के जनरेशन जब बात हम करते हैं, फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स, these are negative in nature और second generation human right, these are positive in nature, और third generation human right, these are called green rights or collective rights. और community rights, ठीक है। ह्यूमन राइट्स को हम लोग 3 भागों में, मैं फिर कह रहा हूं देयर इज नो सच क्लासिफिकेशन इन इंडिया। भारतीय विधि में जो आपने पढ़ा है तो ओनली वही फाइनल। इंटरनेशनल लेवल पे जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन राइट्स के 3 जनरेशन की बात की गई है। पहला है आपका फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स। जो फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स कहता है कि द स्टेट्स, इट हैज बीन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टेट दैट द स्टेट हैज नॉट टू इंटरफियर इन सिविल एंड पॉलिटिकल मैटर्स ऑफ इंडिविजुअल अननेसेसरली ना। अननेसेसरली मैंने यहां पे इसलिए जोड़ा कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स बहुत ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे आपको रोकना पड़ जाए। वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन आर्टिकल 91A। डज इट मीन इज इट एब्सोल्यूट राइट? नेवर। दिस इज नॉट एब्सोल्यूट राइट, दिस इज रिस्ट्रिक्टिव राइट। दिस इज रिस्ट्रिक्टिव राइट व्हिच आर गारंटेड इन 19 क्लॉज 2। हम मैं ये कहा कि जो फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स की हम बात कर रहे हैं, स्टेट से अपेक्षा की गई है कि लोगों की सिविल और पॉलिटिकल राइट्स में अनावश्यक दखलंदाजी नहीं करेंगे। एवरी इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड
to exercise his freedom of speech and expression. Every individual is entitled to join any activity, to form a group. माने इसका ये कतई नहीं अर्थ है कि ये एब्सोल्यूट राइट है। आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, कोई राइट एब्सोल्यूट है ही नहीं, रिस्ट्रिक्टिव है। काहे भाई? इसलिए कि राइट्स आर नॉट गारंटीड टू ओनली वन पर्सन, दैट इज अवेलेबल टू ऑल। और ऑल को एक्सरसाइज करने के लिए वो राइट आपको क्या होना पड़ेगा? रिस्ट्रिक्शन तो करने पड़ेंगे। अदरवाइज क्या होगा? अगर किसी का मान लीजिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डाले, Yes. किसी का डिफेमेशन का डाले, भारत के हितों के अगेंस्ट बोले। आप लोगों ने तो सुना ना, दिल्ली में जो चल रहा था, भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग चल रहे थे आपके। भारत की संप्रभुता और अखंडता पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। सो फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स थॉट टू बी नेगेटिव इन नेचर। व्हाई नेगेटिव? They are from the state. हाँ, मैंने it has been expected from the state, you have got to do this. It means these are more effective. आपको कह दिया गया बेटा आप यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, तो नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, बस बात खत्म। हमें ये कह दिया गया कि आपको ये करना है। दिस इज पॉजिटिव राइट, दिस आर लेस इफेक्टिव। सेकेंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स आर नोन एज पॉजिटिव राइट्स। तो इसमें आप क्या गए? इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल। समय जब खत्म होगा तो बता दीजिएगा ना, इसलिए कि मैंने हम लोग जो है पढ़ते ही रहेंगे इसको। अगले भी बार आऊंगा मैं जब, तो अभी ये सब चीजें को डील करना है ना। क्योंकि देखिए हमारा इंटेंशन ये होता है, आप जो है यूजी और पीजी के बच्चे तो हैं नहीं कि वी हैव टू सी वेयर एंड दिस एंड दैट। नो, हियर इज एक्सपेक्टेड। अच्छा, आपको पता है व्हाई रिसर्च कोर्स वर्क? द इंटेंशन इज द फंडामेंटल्स व्हाट वी हैव टू डिस्कस। इसी में हमें ये भी ढूंढना है कि वेलकम कहाँ है। 6 मंथ का जो रिसर्च कोर्स वर्क है दैट इज इंटेंडेड टू हैव वेलकम आल्सो इन लॉ। और अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ वेलकम है, दैट मे बी फील्ड आउट बाय योर रिसर्च वर्क। ये हम लोगों को देखिए, जिस टॉपिक पे या जिस इश्यू पे ऑलरेडी रिसर्च हो चुके हैं, अगर उसी पे आप करते हैं, देयर इज नो सोशल वैल्यू ऑफ दैट रिसर्च। हमारे लिए शायद वो बेनिफिशियल हो कि कॉपी पेस्ट मार डाले, तो ये जो है वाली चीजें तो होनी तो अब है नहीं। वो सब दिन बीत गए ना, जब जो है लोग जो है कॉपी पेस्ट करते थे। अब ये सब चीजें है नहीं सब। तो अगर हमें काम करना ही है तो व्हाई वी कैन नॉट हैव आलिस्ट ईमान। देखिए 3 साल आपका समय देना ही है, जा ही रहा है। ईमानदारी से हम काम करेंगे, बढ़िया आउटपुट लाएंगे और उसके थ्रू आपका भी नाम होगा, हमारी संस्था का भी नाम होगा, हमारे विश्वविद्यालय का होगा नाम। अगर इफ वी आर गोइंग टू डू बेस्ट वर्क, तो एक ये भी इंटेंशन है कि आप वेलकम भी साथ साथ में खोजते रहिए। ऐसा ना हो कि मान लीजिए हम जो है खाली भाषणबाजी करते जाएं और आप जो है बस यस सर जी सब काम खत्म। नहीं, आप यू ट्राई टू हैव अ डिस्कशन। देखिए मैंने कहा ना, प्लान में कुछ फाइनल नहीं है भाई, हो सकता है कि मैं गलती समझ रहा हूं तब कहीं ना। सो सेकेंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स आर इन नेचर ऑफ पॉजिटिव। It has been expected from the states to do something for the people. Right to education. हमारे यहाँ है ना राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन के लिए क्या है? स्टेट को द स्टेप्स आर टू बी टेकन बाय द स्टेट। राइट टू एजुकेशन ऐसे नहीं मिल जाएगा। स्टेट को क्या करना पड़ेगा? संस्थाएं बैठानी पड़ेगी, वहां पे टीचर अपॉइंट करने पड़ेंगे, बहुत सारे काम करने होंगे। जो अधिकार सेकेंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स में कवर किए गए हैं, इट हैज बीन एक्सपेक्टेड द स्टेट हैज टू टेक पॉजिटिव स्टेप्स। आपको अगर याद हो, वी हैव डीपीएसपी। डीपीएसपी है ना, राज्य के निदेशक तत्व। इट हैज बीन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टेट हैज टू टेक केयर इन इट्स गवर्नेंस
हमें जो सेकेंड जनरेशन ह्यूमन राइट की बात करनी है, यहाँ पे स्टेट्स को बहुत सारे स्टेट्स लेने हैं, इसलिए ये कहे जाते हैं पॉजिटिव। ये जो है these rights are known as economic, social and cultural rights. Like this, third generation human rights are known as collective rights. They are, if we see in this age, those rights are covered under this age, which are intended for whole community. Like right to development. ना विकास तो सबको करना है ना, हमें भी करना है, आपको भी करना है, इनको भी करना है, सबको करना है। राइट टू हैव पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। ऐसा तो है नहीं कि खाली ऑक्सीजन हम नहीं लेंगे, ये भी ऑक्सीजन लेंगे, आप भी लेंगे, सब लोग लेता है। तो जो थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट है, ये क्या है? ये कलेक्टिव राइट की बात करता है। इंटरनेट बेटा, इंटरनेट कैसे आएगा? कलेक्टिव अगर आपको, जैसे अगर आपको हो यार, जब जो है आपके जम्मू कश्मीर में 370 के बाद, 370 के रिमूवल के बाद आपका वहाँ पे केस हुआ, इंटरनेट तो सेवाएं बंद थी, हम लोग हाँ माने कानपुर में भी शुक्रवार को बंद हो जाती थी CAA के अगेंस्ट, है ना यार? तो the Supreme Court of India said that undoubtedly part and parcel of Article 21। लेकिन देखिए आर्टिकल 21 में तो जो है इंटरनेट सब नहीं दिया है। हाँ, it has been included in the dignified right. Yes. Does it mean is it absolute right? हम इंटरनेट की सुविधा दें, दंगा हो जाए, कौन संभालेगा फिर? आपका फ्राइडे को यहाँ बंद होता था कानपुर में CAA के अगेंस्ट जो है आंदोलन और ये सब चल रहे थे, इंटरनेट आपका डिस्कनेक्ट कर दिया जाता था। Does it mean it is violation of Article 21? No. But so now it is. नहीं बेटा, मैंने वायलेशन में नहीं जाता सर, ह्यूमन राइट्स के रिस्पेक्ट में मैं पूछ रहा हूँ कि फंडामेंटल राइट तो नहीं है सर, वो रिस्ट्रिक्शन तो लग सकते हैं उसमें, बट ये कलेक्टिव राइट्स के हिसाब से राइट्स, कलेक्टिव राइट के सी इंटरनेट इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, वी आर पेइंग फॉर इट। Yes sir. तो ये जो है मेरे समझ से इस ग्रुप में नहीं शामिल होगा। यहाँ पे जब आप कम्युनिटी राइट के बारे में बात कर रहे हैं, सब लोगों के लिए बेनिफिशियल है, तो ऐसे भी तो हो सकता है कि राइट टू फूड, सबको खाना है, इंटरनेट ही क्यों है? इंटरनेट तो बहुत सारे हैं लोग नहीं करते हैं, लेकिन खाना तो सब खाते हैं। डज इट मीन राइट टू फूड इन दिस पार्ट? नो। जो आपको सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, यहाँ पे चीजें कवर हो सकती है इंटरनेट पर। माने जहाँ पे बेटा हम जो है इंटरनेट की बात अगर करें, हम लोग उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं ना, वो तो फ्री में नहीं होता है। बहुत बार ऐसी भी स्थितियां होती है कि इंटरनेट का हमारा राइट है, आई हैव पेड फॉर दैट, देट नो सर्वर, नो नेटवर्क, आप क्या करेंगे फिर? कहाँ जाएंगे? आप बताइए। So but if it is by the violation of the state, अगर स्टेट रोक रहा है तो फंडामेंटल राइट्स वैसे भी स्टेट के ही खिलाफ है हमारे पास। तो now the state stops the internet, तो वहां पे there is a violation of fundamental right according to the media professional case जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी। नहीं, वो जो है जजमेंट जिस सेंस में हुआ, Yes sir. जम्मू कश्मीर के लोगों का बेटा 1-1.5 महीने Yes तक, sir, उनका हाँ, बहुत समय से there was a series of cases, 3G केस, उसके बाद 4G केस, ये हाँ, media professional का आया। तो ये जो है अब ये जो है डिपेंड करेगा कि केस टू केस ये जो है वही करेगा। Yes, sir, बिल्कुल। अगर हमारे कानपुर में जो है दिन भर के लिए इंटरनेट काट दिया जाता है, तो ऐसे अगर कहीं तो वो तो जो है दिखता है कि वायलेशन है। Yes sir. लेकिन क्यों हुआ है? व्हाट इज द काज? आपको भारत की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का भी तो ध्यान तो रखना होगा ना। Yes sir. That is an exception to every right. हाँ, तो मैंने कहीं पे भी हम ये नहीं कर सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ राइट्स आर देयर, दोज आर एब्सोल्यूट, नो, दोज आर रिस्ट्रिक्टिव राइट्स। तो अगर रिस्ट्रिक्टिव है, हाँ, तो मैंने बेटा अगर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, तो रिस्ट्रिक्शन है तो अगर कहीं भी स्टेट को समझ में आ रहा है वो तो कट सकता
देखिए फ्रांस का जो है रिवॉल्यूशन हुआ 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सफल रहा रिवॉल्यूशन। एक व्यक्ति आपने पढ़ा होगा शायद शुरुआत में, एक व्यक्ति अपनी स्टिक लेके सड़क पे वॉक कर रहा था ऐसे ऐसे ना, दूसरा आदमी आया क्या क्या कर रहा भाई, तो नहीं क्रांति तो सफल नहीं है, आई एम फुल्ली फ्री, व्हाट आई लाइक आई विल डू इट। तो कहा कि आपकी जो माने स्वतंत्रता है ना वही खत्म जहां मेरी नाक स्टार्ट होती है। लग जाएगा तो पटक के खांचेंगे बस, पूरा स्वतंत्रता खत्म। यही होता है ना, इफ यू आर फ्री एट द सेम टाइम आई हैव आल्सो फ्रीडम। तो बैलेंस कर, अब हमारा हो गया एकदम स्वतंत्र, मैं क्या जहां से मन करूं जहां से कूद दूं तो ये करूं, तो क्या मैं छत्ते भी चढ़ के कूद जाऊं? नहीं, राइट टू डाई नहीं। तो माने बहुत सारी चीजें हैं कि वी हैव टू टेक दीज राइट्स नॉट एट एब्सोल्यूट राइट। ये जो है रिस्ट्रिक्टिव तो है बाय द वे। सर ये थर्ड जनरेशन में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आ गए थे because the rights of patent and these are for the community also. बेटा ये जो आपके जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है दैट इज इकोनॉमिक राइट ना, और जो आपकी आप जिस एक फार्म की बात आप कर रहे हैं पेटेंट का, Yes sir. आईपीआर में कोई पेटेंट तो है नहीं, बट एट द सेम टाइम इफ यू सी वी हैव टेकन और वी आर टेकिंग मेनी थिंग्स फ्रॉम our society. Yes sir. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इट अटेम्प्ट्स टू बैलेंस द इंडिविजुअल राइट विद कम्युनिटी राइट्स। आईपीआर इज नथिंग मोर देन बैलेंसिंग द राइट्स। समझ हो गया? ठीक, तो ठीक है, अब फिर जो है जब आएंगे अगली बार तो आप लोगों से बातचीत चलेगा। बंद कर दीजिए भैया।